नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कोटद्वार से एक बड़ी खबर आई है। यहां के डिग्री कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई। एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता ने 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष पर केस करने की मांग की है। तो एबीवीपी ने मांग की है केस दर्ज करने की। कॉलेज में 2 गुटों में भिड़ंत देखने को मिली, जिसमें कि एबीवीपी और एनएसयूआई के वर्करों में मारपीट हुई। एनएसयूआई वर्करों ने 2 युवकों पर हमला किया है और इसको लेकर एबीवीपी के वर्कर गुस्से में हैं। डिग्री कॉलेज अध्यक्ष पर केस की मांग की गई है। एबीवीपी ने केस करने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने संबंधी बिल में एक बार फिर पेच फंस गया है। सदन में चर्चा के दौरान बिल में 2 खामियां पाई गईं। एक बिल में कहा गया था कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर विभिन्न विभागों में समूह तथा घ के पदों पर नियुक्ति में आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा, इसमें 7 दिन या उससे अधिक जेल गए आंदोलनकारियों का जिक्र था। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो ट्रेजरी बेंच से विधायक विनोद चमोली, विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इसका समर्थन किया और तय किया गया राज्य आंदोलनकारियों में भी जेल जाने या न जाने की कैटेगरी न हो, बल्कि सभी चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को इसमें शामिल किया जाए। आपको बता दें कि विपक्ष ने संशोधन प्रस्ताव को पास कर इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। प्रवर समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर 1 दिन का विशेष सत्र बुलाकर बिल पास किया जाएगा। का मानसून सेशन स्वस्थ चर्चा पर चर्चा के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। यह पहला ऐसा सेशन रहा जब पक्ष और विपक्ष ने खुलकर चर्चा की, खुलकर संवाद किया, लेकिन ऐसा कोई हो हंगामा नहीं हुआ जिससे सदन की कार्रवाई में व्यवधान पैदा हुआ हो। इस दौरान विपक्ष ने मात्र एक बार सांकेतिक रूप से सदन से वॉकआउट किया, लेकिन ये वॉकआउट भी महज एक औपचारिकता भर था। इससे सदन की कार्रवाई में कोई व्यवधान नहीं हुआ। इस 3 दिनी सेशन में 10 से अधिक विधेयक पास किए गए तो सप्लीमेंट्री बजट को भी हरी झंडी दे दी गई। इस दौरान ऐसे भी कई मौके आए जब सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर भावुक होते हुए दिखे। भगवानपुर से विधायक ममता राकेश बेलड़ा प्रकरण में पुलिस के अत्याचार पर बोलते बोलते भावुक हो गई और सदन में ही रो पड़ी, तो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दे पर इतने भावुक हुए कि बोलते बोलते रो पड़े। ये पहला ऐसा सेशन हुआ जब पूरे सेशन के दौरान जो कार्रवाई हुई वो पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ चर्चा और परिचर्चा के बीच संपन्न हुई। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी की पार्वती दास ने जीत हासिल की है। पार्वती दास ने बसंत कुमार को 2405 वोटों के अंतर से हराया। पार्वती दास को 33,247 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के बसंत कुमार को 30,842 वोट मिले। उपचुनाव में दोनों ही प्रत्याशियों के बीच खासी कड़ी टक्कर दिखाई दी। पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी आगे आई और फिर करीब करीब सभी राउंड में बीजेपी प्रत्याशी ही आगे रही। अंत में 2405 वोटों के अंतर से पार्वती दास ने जीत दर्ज की। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद सीट खाली हुई थी, जिसमें बीजेपी ने रामदास की पत्नी पार्वती दास को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से आए बसंत कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया था। धन्यवाद। ये तो मेरे कार्यकर्ताओं की, जो मेरे जितने ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने कार्यकर्ता हैं मेरे, सब उनकी जीत है, मेरी जनता की जीत है। मैं इसी से आगे बढ़ रही हूँ और मेरे सभी जितने कार्यकर्ता लगे थे सब उनकी जीत है। मैं इस पर अपनी जनता को ही, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगी। अच्छा, मुख्यमंत्री ने भी आपको बधाई दी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जीत है
वो उनकी जीत है, उनका ही आशीर्वाद हम पर बना हुआ है और मोदी जी का आशीर्वाद। बागेश्वर की जनता ने आपको इतना प्यार दिया, जनता को क्या कहेंगे? जनता को धन्यवाद कहूँगी और इस दुख की घड़ी में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। अच्छा, आगे बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जीत हासिल करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि स्वर्गीय चंदन रामदास ने बागेश्वर के विकास के जो सपने देखे थे उन सभी सपनों को पूरा किया जाएगा। बागेश्वर की जीत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों की जीत मानी जा रही है। चुनाव के आखिरी दिनों में सीएम धामी ने बागेश्वर में खुद पूरी ताकत लगाई थी और उसका ही नतीजा है कि बागेश्वर में इतनी बड़ी जीत मिली। सीएम ने सभी का शुक्रिया अदा भी किया। सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। तो बागेश्वर में फिर से कमल खिलने के बाद कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। बागेश्वर में जीत के बाद देहरादून में बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया है और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। बीजेपी की जीत में करीब करीब हर जिले में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और होली दिवाली एक साथ मनाकर बागेश्वर की जीत को सेलिब्रेट किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मिठाई खिलाने के वक्त की तस्वीर के साथ साथ आतिशबाजी भी की गई है, पटाखे जलाए गए हैं और जश्न मनाया गया। तो बागेश्वर की जीत लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का तो काम करेगी ही, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज पर भी जनता ने मुहर लगा दी है। चुनाव के आखिरी दिनों में सीएम धामी ने बागेश्वर में ही डेरा डाल दिया, जिसका असर साफ साफ चुनाव नतीजों पर नजर आया। बागेश्वर समेत अब तक हुए 15 उपचुनाव में सिर्फ एक बार रूलिंग पार्टी की जीत नहीं हुई, जबकि 14 बार सत्ताधारी पार्टी ही चुनाव जीती। अब हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए बागेश्वर उपचुनाव के मायने थोड़े अलग हैं। बागेश्वर के नतीजे ने सरकार की नीतियां और उनकी मुखिया के कामकाज पर तो मुहर लगा दी है, साथ ही बीजेपी और उसके वर्कर्स के लिए भी ये लोकसभा चुनाव के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। बागेश्वर की जीत वहाँ की जनता की जीत है। मैं बागेश्वर की जनता को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ कि धन बल के आगे जिस प्रकार का माहौल बागेश्वर में खड़ा किया करने का प्रयास किया गया, तो वहाँ की जनता उसको नकार दिया है। वहाँ की जनता ने विकास को वोट दिया है और आज मैं कह सकता हूँ बागेश्वर का ये जो परिणाम आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के सुखदायी है और आने वाले चुनाव में भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र, हर चुनाव में विजय प्राप्त करेगी। अच्छा, क्या लगता है आपको? विधानसभा चुनाव से लेकर बागेश्वर उपचुनाव तक लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए इससे एक बड़ा झटका माना जा सकता है। हालांकि जीत का अंतर बेहद कम होने को कांग्रेस अपना अचीवमेंट मान रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने बागेश्वर चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बागेश्वर की जनता का कि आज एक मिथक जो था कि 1-to-1 फाइट में बागेश्वर में कभी भी कांग्रेस नहीं हार सकती, आज वो मिथक भी हमने तोड़ा। कांग्रेस ने आज हमने कांग्रेस को चुनाव में हराया है। सरकारी मशीनरी का, चुनाव आचार संहिता का भाजपा ने धज्जियां उड़ाई और सत्ता बल, धन बल का इस्तेमाल किया, यह उनकी जीत नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बागेश्वर में उपचुनाव हुआ और अब इस जीत को बीजेपी आगे भी भुनाने की कोशिश करेगी। देहरादून से विशाल के साथ सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
विपक्षी नेताओं द्वारा सनातन को लेकर दिए गए बयानों की सीएम धामी ने निंदा की है और कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता ही सनातन धर्म को लेकर अपना स्नाप बयान दे रहे हैं। उनके बयान सनातन धर्म के प्रति गंदी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि सनातन शाश्वत है, जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। सीएम धामी शुक्रवार को हरिद्वार के जयराम आश्रम में दिवंगत स्वामी देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और साधु संतों ने भी सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानों की कड़ी आलोचना की। जो INDA गठबंधन है, इस गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, चाहे उदयनिधि हो, चाहे प्रियंका खड़गे हो या कोई और हो, ये उस गठबंधन की मानसिकता को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनकी कितनी गंदी सोच है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि सनातन सारस्वत है। सनातन पहले भी था, अब भी है। धर्म का प्रयोग राजनीति में अगर लोग करते हैं तो राजनीति ठीक चलती है, लेकिन राजनीति का धर्म को लेकर के धर्म को राजनीति में प्रयोग करें वो ठीक नहीं है, उससे धर्म में खामियां आती हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से चरम पर है। लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बद्रीनाथ धाम में बढ़ती जा रही है, जिससे जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। अब तक 12 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों का कहना है कि पहाड़ में मौसम सुहाना है। बाबा का दर्शन, केदारनाथ बाबा का दर्शन हुआ। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे बाबा का दर्शन प्राप्त हुआ। केदारनाथ बाबा के भी दर्शन हम लोगों ने किया, फिर बद्रीनाथ बाबा के भी हम लोगों ने किया। कल हम लोगों ने केदारनाथ बाबा का किया था, आज बद्रीनाथ बाबा का किया। फिर हम लोग जाते समय अब निकल रहे हैं, अब यहाँ से नैनीताल जाने का प्लान है हम लोग का। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ केदारनाथ धाम के दर्शनों को आ रहे श्रद्धालुओं की बाबा केदार के प्रति आस्था और विश्वास देखने लायक है। खराब मौसम के बावजूद भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। यहां पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, बावजूद इसके भक्तों का खूब जमावड़ा दिखाई दे रहा है। अब तक केदारनाथ धाम में 12 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आकर दर्शन कर चुके हैं। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र के सीमांत गांव में जबरदस्त पलायन हुआ है। हालात तो ये है कि कई गांव में बंजर जमीन है और कई जगह सिर्फ बुजुर्ग लोग ही गांव में बचे हैं। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र के अधिकतर लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके हैं। सीमांतगढ़ नगर, जमोलना, भटवाड़ी समेत करीब 1 दर्जन गांव पर सबसे ज्यादा पलायन की मार पड़ी है। कुछ गांव तो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और कुछ गांव में सिर्फ बुजुर्ग ही रह रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, नए पीढ़ी तो सारे पलायन हो रहे हैं। बाकी तो स्वास्थ्य तो जीरो है, यहाँ कहाँ होना है। यहाँ स्वास्थ्य अभी लोगों का पूरी है कि देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर जाना पड़ता है। पील की भी नहीं सुविधा उतनी यहाँ। बड़ुआ पंजाब से विशाल में हुआ था, पंजाब से सामान मंदिर में अब बीचवा यक पूर्णा कंपनी में और छोटवा जर्मन से बेर होटल में अब परिवार इसके घुमान किराए पर। अपनी खुशहाली के लिए मशहूर गांव अब खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। पुश्तैनी मकानों में ताले लटके हुए हैं। बुजुर्ग लोग किसी तरह अकेले अपनी जिंदगी काट रहे हैं और बच्चों के वापस लौटने की राह देख रहे हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि सीमांत गांव के लिए प्लानिंग तैयार की गई है और मनरेगा के साथ स्वयं सहायता समूह के जरिए रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज जो है राज्य बने हुए 23 साल हो गए हैं। हमारा जो सीमांत जो गांव के लोग हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, घनसाली के बहुत से गांव हैं जो खाली हो गए हैं। ऐसी कोई जगह जो दूरस्थ हैं, जहाँ पे बच्चों के और सामान्य नागरिक के आने जाने में कष्ट है, तो उसको हम लोग मनरेगा में वहाँ पे सड़कें वगैरह बनाते हैं। साथ ही साथ वो मनरेगा का जो जॉब है, उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्य देने का भी काम किया जा रहा है। पहाड़ों से पलायन की मार किसी से छिपी नहीं है और इसको रोकने के लिए कई दावे किए जाते हैं, लेकिन सीमांत गाँव से पलायन लगातार हो रहा है। लिहाजा पलायन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह।
की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के पुलिस लाइन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जन्माष्टमी पर कैसे इसका आयोजन किया गया आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।